श्रीवन जी, बायोमास इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल इतना है कि स्काई इज़ द लिमिट। यहाँ पे जो भी आप बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या बायोमास ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाते हैं तो उसकी आरओआई 1 से 2 साल के अंदर ही निकल जाती है। और यहाँ पे आप अपने बिजनेस को किसी भी स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स कि कितना आपका फंड्स इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो और किस तरीके से आप इसको बढ़ना चाहते हो। तो आप स्काई इज़ द लिमिट, आपको जितना आप चाहे उससे इतना ग्रो कर सकते हैं। परफेक्ट। और मुझे लगता है एक और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि आप सोसाइटी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी बना रहे हैं वेस्ट से। तो वेस्ट टू एनर्जी वाला जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत शानदार है। हेलो एंड वेलकम टू द स्टार्टअप कैफे पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मोहित वर्मा, हु रन्स अ कंपनी कॉल्ड बायोमास एनर्जियंस इंडिया, और ये बायोमास इंडस्ट्री को केटर करते हैं जो आज की डेट में एक सनराइज इंडस्ट्री है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में उनसे मिलेंगे, समझेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, जानेंगे मोहित के बारे में और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और उनकी इस जर्नी के बारे में जो आज उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। सो वेलकम मोहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। और आज आपके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं एंड हाउ आर यू इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू कम हियर एंड वेलकम वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट बाय नोइंग अ लिटिल बिट अबाउट मोहित वर्मा। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे इंडस्ट्री में आए, थोड़ा सा बताइए। थैंक यू श्रीवन जी, एक्चुअली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर स्टूडियो। मेरी अगर बात करी जाए मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो इनिशियली आई बेस्ड आउट एट कोटा राजस्थान, जहाँ से मैंने पूरा अपनी स्टडी करी है। प्लस आई वेंट टू द पुणे यूनिवर्सिटी, जहाँ से आई डन माई MBA। फिर वहाँ से आई गॉट द कैंपस प्लेसमेंट इन वीडियोकॉन, देन आई गॉट द जॉब इन सोनी, देन सैमसंग। आई हैव almost 12 to 13 years of corporate experience. I've worked with a very esteemed seniors professionals under the Japanese also, under the Koreans also. So basically वहाँ से एक मेरा जर्नी चालू हुई, जहाँ से मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ। आई लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू डू द थिंग्स, टेक्नोलॉजिकल किस तरीके से करना चाहिए। प्लस थॉट प्रोसेस चेंज होता है व्हेन यू वर्क विद द बिग कंपनीज। सो इनिशियली जब काम कर रहे थे तब एक्चुअली दिमाग में आया कि कुछ खुद का वेंचर करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी आए। तो ऐसे ही चल रहा था। मैं घर पे था तो वहाँ पे देखा कि कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो फार्मर्स हैं, उनसे डिस्कशन चल रहा था। तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था कि यार तो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं गया नियर बाय एरियाज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे देखा कि स्टबल बर्निंग हो रही थी। वहाँ पे जो बायोमास है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको जलाया जा रहा था ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, जिसकी वजह से पॉल्यूशंस भी क्रिएट होता है। तो मैं सोचा कि जला क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई लेता ही नहीं है और हमें प्रॉब्लम्स आती हैं इसको यहाँ पे स्टॉक करने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप इसको सेल आउट कर दो अगर नहीं देता। तो फिर एक्चुअली ये हुआ, एक थॉट प्रोसेस वहाँ से जनरेट हुआ। ऑल ऑफ अ सडन एक दिमाग में आया कि इसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो समा ऑन द वे बैक एक्चुअली मैंने एक देखा कि एक फैक्ट्री थी जहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर वेस्ट रखा हुआ था और वहाँ पे एक ब्रिकेटिंग प्लांट था बेसिकली वो। तो उस ब्रिकेटिंग प्लांट से देखा, मैंने अंदर जाके देखा मशीन्स हैं, उसमें कन्वर्जन हो रहा है, डेंसिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो उससे ये आया कि तो यार बहुत इजी प्रोसेस है, फिर ये क्यों नहीं कर पा रहे। तो थॉट प्रोसेस वहाँ से जनरेट होते होते फिर थोड़ा एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि इसमें कुछ करना चाहिए। फिर एक और दिमाग में था कि एक सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, एक ऐसी चीज़ों करें कि जो सपोज रूरल अपलिफ्टमेंट, आज जैसे मैंने डिस्कशन किया था उस टाइम पे फार्मर्स के साथ, तो उनको सबसे मेजर प्रॉब्लम्स ये थी, कभी क्रॉप अच्छी होती है बारिश के टाइम पे, कभी ख़राब हो जाती है, तो उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है वो हैम्पर होती है इसकी वजह से। दूसरा क्या है कि रेगुलर इनकम्स में वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उससे ये जनरेट हुआ कि अगर ये प्रॉपर उनका हो जाए तो हर साल एग्रीकल्चर वेस्ट तो निकलता ही है, तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फार्मर्स के लिए जनरेट हो जाएगी, दैट विल अपलिफ्ट द रूरल कम्युनिटी और एक सोसाइटल इम्पैक्ट भी आएगा। बिकॉज एज एग्रीकल्चर वेस्ट की अगर बात करें, इसको एज एन फ्यूल यूज़ किया जाता है, जो मेरे को बाद में समझ में आया। और इनिशियल लेवल पे तो एक रॉ था, दैट विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब एटमॉस्फेयर से वो कर देते हैं। तो इट विल हेल्प द सोसाइटी ऑल्सो, और एक कार्बन रिडक्शन भी हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर भी इस पर इम्पैक्ट आता है। तो आई हैव डन अ लॉट्स ऑफ रिसर्च इनिशियली, जहाँ पे मैंने खुद जाके मोर देन 45 मैन्युफैक्चरर्स पे विजिट किया। आई हैव विजिटेड ऑलमोस्ट 15 to 20 बायर्स ऑफ दिस,
लाइक उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि आई मेड अ रिपोर्ट, देन आफ्टर दैट एक एक्सटर्नल एजेंसी से रिसर्च कराई। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ये समझ में आया कि हाँ, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है, लेकिन साथ ही साथ एक सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, एक सोशल कॉस्ट को भी कवर कर रहा है। दैट विल मतलब कि आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स हो रहा है, कार्बन एमिशन को रिडक्शन कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर रहा है। तो एक माइंड में आया उस टाइम पे, 7 to 8 ईयर्स बैक, जब मैं ये सोच रहा था, समझ रहा था कि अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो ये अपन कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, कुछ एक बेनिफिट्स ऐसा दे सकते हैं सोसाइटी को कि हाँ, वो एक आने वाली जो जनरेशन्स हैं, ताकि वो अपना एक क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर अपनी सांस ले सके। आपकी कंपनी बायोमास एनर्जीएंस इंडिया क्या करती है? व्हाट डू यू डू? बायोमास एनर्जीज इंडिया जो है वो बेसिकली एज एन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है हमारी। हमारा एक्चुअली प्रोडक्शन फैसिलिटी है कोटा के अंदर, जहाँ पे हम बायोमास पैलेट्स और ब्रिकेट्स दोनों बनाते हैं, और साथ ही साथ हम कंसल्टिंग भी करते हैं, जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरीके से इस फील्ड में अंदर आना है उसको उनको गाइडेंस देते हैं। प्लस हम फार्मर्स को भी इनकरेज करते हैं कि वो एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाएं नहीं और सेल आउट करें, ताकि उनकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो। हम यहाँ पे एक जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको इसके अंदर अगर सपोज किसी को बायोमास पैलेट का प्लांट डालना है, तो हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। इनिशियल लेवल पे जो हमारा पहला फेज़ होता है फिजिबिलिटी स्टडीज़ का होता है, सो दैट वी कैन गिव द प्रॉपर बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस मॉडल बना के देते हैं हम अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे प्रॉपर क्या बायोमास अवेलेबल है, उसकी क्या टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स, हम बायोमास पैलेट्स किस तरीके से बनाया जाता है। प्लस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट्स में हम वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनस्किल्ड मैन पावर्स हैं और एक्सपीरियंस मैन पावर्स भी नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत नई है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपायर्ड इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सालों से वर्क हो रहा है और वहाँ की मैन पावर ने कहीं ट्रेंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ हम उसको प्रॉपर एक बिजनेस मॉडल प्रोजेक्शंस के साथ बना के देते हैं, ताकि उनको अपनी ROI कब निकलेगी, प्लस उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, कितना कार्बन रिडक्शंस होता है, उसकी पूरा हम सिस्टम क्रिएट करके एक प्रॉपर रिपोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं, जिससे उनको एक बिजनेस मॉडल के बारे में आइडिया लग जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से मेरा कितना टर्नओवर है, तो हमने ऑलमोस्ट मोर देन 50 CR का हमारा टर्नओवर है। अच्छा। तो वी आर हैविंग अ ब्रिकेटिंग प्लांट ऑल्सो और पैलेटिंग प्लांट ऑल्सो। तो हमारा जो कैपेसिटी है इज़ मोर देन 250 टन पर डे, मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ मोर देन 300 टन पर डे। तो हम एक्चुअली अपने फार्मर्स को भी काफ़ी एक सोसाइटीज़ बन गई है, FPO से भी कनेक्टेड है, तो थोड़े टाइम से है तो काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बायोमास होता क्या है? सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग, ऑडियंस जो इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, शायद उनको इतना क्लियरली पता नहीं होगा बायोमास क्या होता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली? या बेसिकली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बायोमास होता क्या है, क्योंकि एक्जैक्टली लोगों को यही नहीं पता कि बायोमास, इट्स वर्ड्स आर जनरल वर्ड्स। बायोमास बेसिकली एनी ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्ट, लाइक आपका जो मस्टर्ड हस्क होते हैं, आपका कॉटन स्टॉक्स होता है, आपका वीट स्ट्रॉ होता है। ये जो पराली हम दिल्ली में हमेशा सुनते हैं कि पराली निकली और पराली जलाई गई, ये पराली जो है इसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एग्रीकल्चरल वेस्ट पैडी स्ट्रॉ इज़ वन ऑफ द बायोमास, जो कि आपके राइस का जो वेस्ट होता है उसको हम पराली बोलते हैं, पैडी स्ट्रॉ बोलते हैं। और नदर्न रीजन्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्टबल बर्निंग्स की कंप्लेंट्स आती हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए और उसी चीज़ों को रोकने के लिए और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फार्मर्स को जनरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाया गया है। हु आर द बायर्स? बेसिकली अगर हम टारगेट कस्टमर्स की बात करें, बेसिकली बायोमास पैलेट्स इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल, डीजल, गैस, पेट्रोल, एनीथिंग यू कैन नेम इट। इसमें जहाँ पे भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एज एन फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, उन सब चीज़ों को रिप्लेस करके पैलेट्स या ब्रिकेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, और रॉ बायोमास भी यूज़ करा जाता है इसका। 5 साल पुरानी कंपनी है आपकी? 2017 में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हो गया। 8 साल से शुरू किया आपने, 8 साल पहले, और 8 साल में आप इसको 50 CR तक ले गए हो। Yes. That shows the massive effort you've put in, and that shows the massive opportunity that lies in this industry, isn't it? या बट एक्चुअली वो इनिशियल ऐसा नहीं है, मतलब लॉस भी झेले। अच्छा। मतलब इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो जब हमने पायलट प्रोजेक्ट लगाया था तो वहाँ पे मैं नया ही था, रिसर्च तो कर रखी थी उससे पहले ही, मैंने 2-3 साल पहले से रिसर्च चालू कर दी थी। तो व्हेन यू आप एक चीज़ों को करने से समझते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे कोई प्लांट लगाना है या बिज़नेस चालू करना है, तो इनिशियल एक एस्पेक्ट्स होता है आपका
तो लेकिन जब आप लगाने लगते हैं, एग्जीक्यूशंस करने जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, आपके ग्राउंड रियलिटीज़ के चैलेंजेस आते हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। मोहित, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आपका पर्सनल विजन क्या है, अब आप क्या ड्राइव कर रहे हैं? आपने कंपनी के बारे में तो बताया, आप कंपनी की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट अ नंबर, इट विल कीप ग्रोइंग, बट अब आप क्या चेज़ कर रहे हैं लाइफ में? कंपनी की अगर बात करें तो अगर नेक्स्ट मेरा विजन क्या है और मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली आई जस्ट वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। आज मैं पूरे एक इकोसिस्टम को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम जो भी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट्स के बेनिफिट्स हैं, सोशल कॉजेज़ हैं, उसको हम मेजरली फोकस करके एड्रेस करेंगे, ताकि नए नए एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर आए और फार्मर्स को भी हम उसको डेवलप कर सकें, एक ऐसा लाइवलीहुड उनका डेवलप कर सके ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़े कभी भी, मतलब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम्स होती, जो प्रॉब्लम्स उनको फेस होती है। इसमें हम जैसे आज की डेट्स में क्या होता है कि कुछ लाइक 2 to 3 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं, तो हमारी डिस्कशन चलता रहता है, वो फीडबैक्स लेते रहते हैं हम जैसे एंटरप्रेन्योर से, वो हर एक लेते हैं, मेरे से ही नहीं, कि किस तरीके से इस सिस्टम को इवॉल्व किया जाए। प्लस कुछ अच्छी बिग कंपनीज़ हैं जिनसे हमारा डिस्कशन चलता रहता है। तो ओवरऑल हम फार्मर्स के साथ भी बैठते हैं, कंपनीज़ के साथ भी बैठते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ भी बैठते हैं और थोड़ा एक सिस्टम ऐसा इवॉल्व करना चाहते हैं जिससे एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन कर सकें सोसाइटी को और एक इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकें। तो ये सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके आप इस इकोसिस्टम को डेवलप करने के विजन पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। While your company continues to grow, which is a natural progression, which it will happen because the industry itself is growing at such a rapid pace. तो बेसिकली जैसे दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास जो एक थिक सा स्मॉग चारों तरफ हमें दिखता है, जो पराली जलाने की वजह से होता है, तो बायोमास इंडस्ट्री में जो आपकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसके माध्यम से उस समस्या का समाधान हो सकता है। डेफिनेटली शिवन जी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल दिस स्टबल बर्निंग। और यहाँ पे आपको अगर एक जस्ट बता दूँ कि 2021 में एक पॉलिसीज़ भी फॉर्म हुई है जिसमें जो इंडिया के पावर प्लांट्स हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, वहाँ पे 5% मैंडेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई है। और वहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द डिमांड्स, इट्स 1 लाख टन अ डे की डिमांड है, उसके अगेंस्ट में भी तो बहुत कम हो रहा है, मतलब 5 to 7,000 टन a डे। तो डिमांड और सप्लाई का क्या गैप है, क्या बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में इस इंडस्ट्री में? यस, डिमांड और सप्लाई का बहुत ह्यूज गैप है इसके अंदर। आजकल जैसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उसमें ये 1 डे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराते हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, ऐड भी देते हैं। प्लस इन्होंने क्या करा है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ टाइप करके पेनल्टीज़ भी डालनी चालू कर दी है। तो बेसिकली कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के अंदर 5% मैंडेट का एक ब्लेंड कर सकते हैं 5% तक। और ये जो बायोमास होता है, ये बेसिकली जैसे आपने पूछा था कि बायोमास क्या है, तो उसका एक टाइप्स ऑफ जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, इसको एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए होता है कि बायोमास लाइक एनिमल फीड के भी लिए भी यूज़ होता है, जो एक पशु आहार के ना को बोलते हैं। और एक्चुअली जो गाय होते हैं, जो काउज हैं, बफेलोज हैं, इन सबको ये इनके लिए यूज़ होता है और एनिमल्स इसको होता है। तो एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि बायोमास एज एन एनिमल फीड भी यूज़ होता है और एज एन फ्यूल भी यूज़ होता है। तो अगर कोई बायोमास एज अ एनिमल फीड यूज़ हो रहा है तो वी कैन नॉट यूज़ इट एज एन फ्यूल। ये एक बेसिक क्राइटेरिया ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना पहली प्रायोरिटी है पशु आहार, ठीक। सेकंड प्रायोरिटी लाइक कि कार्बन एमिशंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो हमारे लिए बचता है वो हम यूज़ करते हैं, लाइक मस्टर्ड हस्क हो गया, सोयाबीन हस्क हो गया, आपके मल्टीपल कॉटन स्टॉक हो गया, कोई ऐसे जो है लाइक मस्टर्ड हस्क इतना यूज़ नहीं होता है एनिमल फीड में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैडी स्ट्रॉ है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी स्टबल बंडिंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो एक सिंक्रोनाइज एक पूरा एक इकोसिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल फैक्टर्स की सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि आपके बिजनेस मॉडल क्या है। उस बिजनेस मॉडल को अगर आप नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको अब लगाना है तो उसके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स होता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स में हम पूरे एंड टू एंड गाइडेंस पूरा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा आदमी इस पॉडकास्ट को देख रहा है जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, जो इस बायोमास इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसको क्या गाइडेंस देंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी बात कर ली कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? सबके लिए तो नहीं है। कौन से वो लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं और वो किस तरह से अपनी कंपनी बना सकते हैं और उनकी हेल्प आप कैसे कर सकते हैं?
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली हर एक एंटरप्रेन्योर्स का एक ख्वाब होता है, मतलब है एक इंडिविजुअल्स का होता है कि मैं खुद अपना एक बिज़नेस चालू करूँ। एक जो जॉब करता है उसका भी होता है, और जो एक्चुअली एक बिज़नेस कर रहा है उसको भी एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में जिसका वर्क रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर हो और जो एग्रीकल्चर वेस्ट को समझता हो या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को समझता हो, वो इसके अंदर आ सकता है। सेकेंडली, अगर सपोज ये देखा जाए तो एज एन फ्यूल यूज़ होता है, तो जो सपोज कोल सप्लायर्स हैं, जो बड़े बड़े बिग शॉट्स कोल सप्लायर्स हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, आउट ऑफ इंडिया, जो भी सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट्स को या प्राइवेट बॉडीज़ को, वो भी इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करके। प्लस बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो कि अपने एक्टिविटीज़ में लाइक CSR फंड्स यूज़ करना चाहती हैं, और जो सोशली, क्योंकि ये वाला जो बिज़नेस है ये सोशली इम्पैक्ट भी करता है, एक रूरल अपलिफ्टमेंट भी करता है और कार्बन एमिशन को भी कम करता है एटमॉस्फेयर से, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर जैसे मेरे पास खेत हैं बहुत बड़े, एकर्स एंड एकर्स ऑफ फार्म्स आई हैव, और वहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो आज की डेट में अगर आप देखें तो न्यूज़ में हमेशा आता रहता है कि पराली जिसको बोलते हैं लोग जला देते हैं और पूरी दिल्ली परेशान हो जाती है, थिक स्मॉग आ जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास पराली है या इस तरह का एग्रीकल्चरल वेस्ट है तो आप उसको इकट्ठा करें। एक्सेसिबिलिटी इज़ पार्ट 1, व्हाट इज़ पार्ट 2? फिर उसके बाद क्या करेंगे? हमें प्लांट लगाना पड़ेगा? नहीं, उससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्रीकल्चर वेस्ट एनिमल फीड के लिए यूज़ हो रहा है, एज एन पशु आहार यूज़ हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर वो कितना वेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। लेट्स से 50-50, 50% हमने पशु आहार बना दिया, 50% बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसका क्या एक सपोज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ऐश कंटेंट, आपका मॉइस्चर लेवल, वो सब चेक करना होता है ठीक है। कि एज पर द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स क्या आप उसको डेवलप कर सकते हैं एज ए पैलेटाइजेशन फॉर्म या ब्रिकेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वो हमने चेक कर लिया। वो लेट्स से आप जैसे किसी कंसल्टेंट को हमने हायर किया, बायोमास एनर्जियंस इंडिया की हेल्प ली, क्योंकि आप कंसल्टेंसी भी करते हैं, और आपने एक रिपोर्ट बना के दे दी कि ठीक है दिस इज़ यूजेबल फॉर बायोमास, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा उसका। और मैं तो ये चाहूँगा कि इससे पहले आपके नियर बाय एरिया, क्योंकि बेसिकली इसमें थोड़ी रहता है कि वॉल्यूम ज़्यादा रहता है इसके अंदर एग्रीकल्चर वेस्ट को, तो इसको ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस से कैरी नहीं कर सकते। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली नियर बाय एरिया के अंदर कौन से पोटेंशियल बायर्स हैं, टारगेट कस्टमर्स क्या है। बायर्स ऑफ व्हाट? बायर्स ऑफ द लाइक आपके कोल कौन कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, ठीक है। सपोज रिटेल मैन्युफैक्चरर्स कोई हैं जहाँ पे नमकीन का काम है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई। अगर मोटा मोटा बात करें तो फूड को अगर पकड़े और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ को पकड़े, तो फूड में क्या होता है, लोकल रिटेल मार्केट भी रहता है। रिटेल मार्केट मतलब जहाँ पे नमकीन बनाने वाले होते हैं, उनका एक्चुअली ये डीजल का जो कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया और आपने उसका फिजिबिलिटी स्टडी कर दिया, तो बिफोर यू गेट इनटू प्लांट फॉर्मेशन और समथिंग, आपको पहले ये देखना चाहिए कि उसके बायर्स कौन से आपको मिल जाएंगे नियर बाय एरियाज में, राइट? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी या जो कोल यूज़ करते होंगे वो इसके बायर हो सकते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको वो भी स्टडी करना पड़ेगा कि वो कौन से बायर्स हैं जो नियर बाई हैं और उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो कितना परचेज कर सकते हैं आपसे, राइट? इज दैट व्हाट यू सेइंग? यस यस। सो वंस यू लेट्स से यू आइडेंटिफाई कि ठीक है मेरे आसपास फैक्ट्रीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बी और सी टाउन्स में बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप्स तो हो ही रहे हैं आज की डेट में इंडिया में, और एग्रीकल्चर भी चल ही रहा है साथ साथ, राइट? तो एग्रीकल्चर से वो वेस्ट निकला और आपको पता है कि बायर्स अवेलेबल हैं, तो अब क्या होगा? अब बेसिकली एक इकोसिस्टम मींस आपका एक प्रोडक्ट डेवलप करना है। नाउ व्हाट हैपेंस, यू हैव अ रॉ मटेरियल्स लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट। अब आपको उस रॉ मटेरियल का पैलेटाइजेशन करना है या ब्रिकेट करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पैलेट और ब्रिकेट क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली लोग बाग कंफ्यूज जाते हैं कि पैलेट ब्रिकेट क्या होता है। जो बायोमास पैलेट्स या ब्रिकेट्स की बात करें, बेसिकली बोथ आर इन द सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इट्स टोटली डिफरेंस, डायमीटर डिफरेंस होते हैं कि जो अप टू 25 mm का डायमीटर होता है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर, उसको हम पैलेट बोलते हैं। और मोर देन 25 mm अप टू 90 mm जो है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, उसको हम ब्रिकेट्स बोला जाता है। बेसिकली दोनों एज अ डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड। एप्लीकेशंस पैलेट और ब्रिकेट के दोनों ही अलग रहते हैं, और वो डिपेंड्स करता है कौन सा बॉयलर्स आप यूज़ कर रहे हैं। कोल का रिप्लेसमेंट है, राइट? हाँ, एक्चुअली बोथ आर कोल के रिप्लेसमेंट ही है दोनों के दोनों। बस एक्चुअली क्या होता है कि उसका साइज वेरिएशंस की वजह से जो इनपुट ऑफ बॉयलर्स होते हैं और थोड़ा जो फीडिंग सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। नहीं, वो मैं समझ गया कि छोटा होगा तो उसके लिए
कुछ अलग मशीनें होंगी जहाँ पे उसका कंजम्पशन होगा, यूसेज होगा, बड़ा होगा तो उसके लिए मशीनें अलग होंगी, तो वो दैट्स क्लियर, बट इसेंशली दैट्स पैलेट एंड दैट्स द ब्रिक, ब्रिक इज द राइट, बिगर वन, पैलेट आप इज द ये बोल स्मॉलर। सकते हैं इसको, एक इस टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं कि अगर जैसे आपने इनिशियल बोला कि कोल का रिप्लेसमेंट है, तो ब्रिकेट यू कैन से इट कि ब्रिकेट एक कोल के रिप्लेसमेंट होता है, और जो पैलेट्स भी कोल का रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन पैलेट्स जो होता है वो डीजल का भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। अच्छा हाँ, मतलब डीजल और गैस दोनों के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अच्छा, तो कंजम्पशन बहुत अच्छा कंजम्पशन हो सकता है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन तो बहुत हाई है इंडस्ट्रीज़ में। देखा जाए तो इसके अंदर जो रिटेल मार्केट होता है, रिटेल मार्केट लाइक नमकीन मैन्युफैक्चरर्स हो गए, बेकरीज हो गई, उनके यहाँ पे गैस यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है। मेजरली बेकरीज में गैस यूज़ होती है, सिलेंड्रिकल यूज़ होते हैं। आपके इसके अंदर डीजल यूज़ होते हैं, नमकीन के अंदर डीजल का यूज़ होता है, उसमें काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, मोर देन 35% कॉस्ट सेविंग्स होती है। तो क्या छोटे जैसे आपने बात की कि मैन्युफैक्चरर्स ढूंढिए, आप पहले कंजम्पशन देखिए कि कहाँ होगा, तो क्या इस तरह के छोटे बिजनेस ओनर्स जो हैं, ये बेकरी वाले या छोटे रेस्टोरेंट वाले, जहाँ भी गैस का कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ भी हेल्प कर सकता है ये हाँ हाँ बायोमास? हाँ हाँ, ये बेसिकली जो बायोमास है, ये जो पैलेट्स होते हैं स्पेसिफिकली बात करें, ये डायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग्स देते हैं। मतलब सपोज आप कर लीजिए कि 35 नहीं, से, यूज़ कहाँ होंगे ये बायोमास के? अच्छा, एप्लीकेशंस यू आर टॉकिंग। एप्लीकेशन मतलब इसकी कोई मशीन अलग से होती है, ये कहाँ डलेंगे जिससे हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होगी? इसकी अलग मशीनें होती हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि एक पैलेट बर्नर्स आते हैं जो कि इनको अपने इंटीग्रेट करना पड़ता है हीटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। उस पैलेट बर्नर के थ्रू ये उतनी कैलोरिफिक वैल्यू, मतलब जो हीट जो रिक्वायरमेंट होती है, सपोज डीजल की जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो मोर देन 10,000 किलो कैलोरी पर केजी होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द पैलेट्स, वुड पैलेट्स की बात करेंगे तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू 4,000 किलो कैलोरी होती है। तो यू कैन से इट कि 1 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल्स टू 2.5 kg ऑफ द पैलेट्स। तो वो उतना सिस्टम, और जो आप एप्लीकेशंस की बात करते हो तो वहाँ पे डीजल भट्टियाँ लगी जाती हैं नॉर्मल, अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको रिप्लेस करके पैलेट बर्नर लगाना पड़ता है। और पैलेट बर्नर लगाने के बाद उनका क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट इम्पैक्ट आ जाता है। इस डायरेक्टली आप ये मान लीजिए कि मतलब एवरेज, अगर मैं भी शौक था इनिशियली देख के कि जब हमने विजिट करे लोकल रिटेलर्स की, एक एक नमकीन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ पे आप मानोगे नहीं, 5 lakhs एवरेज उसका स्पेंड है अपने फ्यूल के अंदर, डीजल के अंदर। और जब हमने उनको रिप्लेस किया पैलेट बर्नर्स के अंदर, जब हमने उसको रिप्लेस किया एज एन पैलेट स्टोव के अंदर किसी किसी जगह, तो वहाँ पे उनका जो है वो 2.5 to 3 lakhs के अंदर ही काम हो गया। विच इज़, अगर कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है और लेट्स एज्यूम कि वो 100 रुपये फॉसिल फ्यूल में खर्च कर रहा है आज की डेट में, तो आफ्टर शिफ्टिंग टू बायोमास व्हाट काइंड ऑफ सेविंग्स ही कैन एक्सपेक्ट? इफ़ यू टॉक अबाउट द सेविंग्स, लाइक कि कितना वो करते हैं, तो ऑलमोस्ट मिनिमम 35% वो सेव कर सकता है। 35% सेव कर सकता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है उसकी फिर? व्हाट इज़ इट ही दैट ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोलर की अगर हम बात करें, आज की डेट में सोलर पैनल्स घर घर में लोग लगा रहे हैं, तो बिजली के बिल की बचत होती है बहुत मैसिव लेवल पे, बट देयर इज़ अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट? 2-2.5 लाख रुपए का लेट्स से आप एक सोलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कुछ सरकार भी सब्सिडी देती है। तो क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये कुछ इस तरह का है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले अपना खुद का फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं ताकि उनका कंजम्पशन वहाँ से निकले, या किसी थर्ड पार्टी को सेटअप करना पड़ेगा और उनको वहाँ से पैलेट्स परचेज करने पड़ेंगे? बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आपका एग्जैक्टली कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंजम्पशन पैटर्न्स जो होते हैं, तो इसके अंदर पैलेट बर्नर्स लगाना पड़ता है। तो एग्जिस्टिंग बॉयलर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो हीटिंग के जो आपके जनरेटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको आपको चेंज करना पड़ता है, अगर वो डीजल हैं या आपके गैस हैं। और इसको चेंज, इसकी जो कॉस्ट आती है रफली 2.5 lakhs to 10 lakhs तक रहती है। इट टोटली डिपेंड्स कि कितनी कैलोरी आपको पर केजी, आपको पर आवर के लिए चाहिए। ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो डेवलप होता है। फिर आपका रही बात सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वुड पैलेट्स या वुड बायोमास पैलेट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट करके और आपको सप्लाई अपनी करनी पड़ती है। क्योंकि बेसिकली इसमें ये देखना था कि आपको पैलेट बर्नर्स या पैलेट स्टोव्स आपको लगाने पड़ते हैं, जिसके अंदर आप बायोमास पैलेट एज एन फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। बायोमास इंडस्ट्री में अगर मैं अपना स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ विद द इंटेंट ऑफ ग्रोइंग इट एंड utilizing this growth of the industry and also giving back to society and helping the society, तो क्या करना चाहिए मेरे को? आप मेरे को थोड़ा सा ये जर्नी बताएं कि कौन आइडियल आदमी है जो इस काम को कर सकता है, शुरू कर सकता है स्टार्टअप को,
क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या गेस्टेशन पीरियड है, किस तरह का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, एक बार वो पूरी जर्नी थोड़ी सी समझाइए हमें। ये क्वेश्चंस आपका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो किसान भाई हैं जो कि इसमें आना चाहते हैं। इसमें जैसे अपन ने डिस्कशन किया कि एग्रीकल्चर वेस्ट तो बेसिक रॉ मटेरियल होता है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट्स की और इसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी कन्वर्शन टेक्नोलॉजीज़ में किस में इन्वेस्ट करना है और क्या बिजनेस मॉडल होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आपको अगर 5 TPH का अगर प्लांट लगाना है तो 5 टन पर आवर का, जो कि आपको पर डे में 100 टन पर डे की कैपेसिटी का रहता है, वो आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 CR to 5 CR के बीच में एक होता है एग्रीकल्चर वेस्ट अगर आपको बनाना है तो। अब इस पे 2 सेगमेंट्स आ जाते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट एक सेगमेंट है, एक वुड पैलेटिंग भी पार्ट होता है। लाइक अपन जो इनिशियल लेवल में डीजल भट्टी और जो डीजल के कंपैरेटिव अपन ने करा था वो वुड पैलेट्स होते हैं जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यूज़ रहती हैं। तो उस सेगमेंट्स में एक यूरोपियन कंपनीज़ भी आती हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ भी हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं इक्विपमेंट्स। तो उसके हिसाब से इनका प्लांट का जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मोटा मोटा देखा जाए 3 to 5 CRs के आसपास आपका पास रहना चाहिए। किसी को ये प्लांट लगाना है तो 3 से 5 CR का इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप क्या हेल्प करते हैं? डू यू डू कंसल्टेंसी, या कैसे आपके पास कोई आएगा तो किस तरह की सर्विस और सपोर्ट आप दे सकते हैं? जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स रहते हैं या फिर कोई कॉर्पोरेट्स रहता है तो हम एज एन फीजिबिलिटी स्टडीज़ और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। प्लस हमारा साथ के साथ हमारा वंस और ट्वाइस इन अ वीक हम एक सेशंस भी लेते हैं जिसमें आर्ली सेशंस होते हैं, जिसमें हम उनको पूरा जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं और जो उनके रहता है, बहुत सारी क्वेरीज होती है हर एक इंडिविजुअल्स की कि मैं अगर मुझे प्लांट लगाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों की नॉलेज रखनी चाहिए, किस टाइप से मैं लगा सकता हूँ। तो इन सब क्वेरीज़ को हम उसमें एड्रेस करते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आपके पास लोग आ सकते हैं और आपके इस सेशन में उनको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस तरह का प्लांट अगर लगाना है तो क्या उसका तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या गेस्टेशन पीरियड है। बेसिक नॉलेज हम प्रोवाइड कर देते हैं कि एग्जैक्टली कि आपका किस तरीके से आप प्लांट लगा सकते हैं, वो उस सेशन में कवर हो जाता है। फिर अगर डिटेल सेशन चाहिए होता है पूरा है तो फिर हमारी फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं जो कि 21 डेज़ के आसपास रहता है। उसमें हमारी जो टीम्स होती है विजिट करती है लोकेशंस में, उसके हिसाब से कुछ हमारे पैरामीटर्स है, बायोमास अवेलेबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटीज़ रहती हैं, प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, प्रोजेक्शंस भी बना के देते हैं, रिस्क असेसमेंट भी करते हैं, रिस्क मिटिगेशन स्टडीज़ होती हैं क्योंकि इसके अंदर हाईली इन्वेस्टमेंट रहता है जहाँ पे आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहता है आपके एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रोक्योरमेंट करने के लिए और आपका मशीनरीज के लिए भी। तो उसको किस तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए वो सब उसके अंदर पूरा डिसाइड, प्लस आपको साथ ही साथ आपको टारगेट कस्टमर्स के बारे में बताते हैं कि आज अगर देखा जाए तो आपको एक टारगेट कस्टमर पता होगा कि एक पावर प्लांट हमारा टारगेट कस्टमर है, या फिर आपको पता होगा कि हमारा ये रिटेल वाला टारगेट कस्टमर्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि एज अदर देन फ्यूल भी यूज़ होता है। तो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ, लेट्स से कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मैं, तो क्या गेस्टेशन पीरियड है? ये पैसा कितने सालों में वापस आएगा मेरे पास? मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप 3 करोड़ या जो भी आपका 5 TPH का प्लांट लगाते हैं तो ऑलमोस्ट लेस देन 2 years में आपकी ROI निकल जाती है। इज इट? हाँ, यस यस डेफिनेटली। इनफैक्ट बहुत कम, लेस देन 1 year में भी निकलती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि टोटली डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स यू आर हैविंग और किस प्राइस रेंज में है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ, डिमांड तो है ही सही, बट एक्चुअली सारा ऑपरेशंस किस तरीके से हैंडल करते हो, रॉ मटेरियल किससे प्रोक्योर करते हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को देखना पड़ता है, इसको हम गाइड करते हैं, उसी के हिसाब से होता है। ऐसे बहुत सारे हैं प्लेयर्स जिन्होंने 1.1 years और 2 months के अंदर भी ROI निकाली हुई है। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी है? अगर कोई इस तरह का प्लांट लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट भी कोई सपोर्ट देती है? हाँ, शिवन जी, अगर मैं आपको सही बताऊं तो गवर्नमेंट्स जो इनिशिएटिव्स ले रही हैं लास्ट 3 to 4 years के अंदर, उन्होंने काफ़ी इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करी है और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर की सब्सिडीज़ हैं जो कि 21 lakhs पर टन के हिसाब से रहती है कि सपोज आपको 5 TPH का प्लांट लगाना है तो आपको 21 lakhs इंटू 5 1.05 की नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स होते हैं जो कि बायोमास बेस्ड पैलेट्स हैं। वो मिनिस्ट्री पावर की साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। अच्छा, इनफैक्ट इसके अंदर एग्री इंफ्रा की भी सब्सिडी आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी उसके। तो ये 3 करोड़ रुपए का प्लांट लगाने में 1-1.5 करोड़ रुपए सब्सिडी में वापस आ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? यस यस, तो ये तो बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है। और आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 साल में वापस आ जाएगी। राइट। तो इसके लिए ये जो प्लांट बनाना है, इसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्लांट्स अगर बनाना जाए तो डिपेंड करता है। अगर 5 TPH का प्लांट अगर आपको स्टैब्लिश करना है तो देखा जाए तो ये रॉ मटेरियल का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है,
तो स्पेस तो आप जितनी लो उतनी कम है, अच्छा, लेकिन स्पेसिफिक आपको प्लांट के हिसाब से आपको रॉ वो चाहिए होती है स्पेस, लाइक आपको एटलीस्ट 20 to 25,000 स्क्वायर फीट का एक शेडेड पोर्शन चाहिए जहाँ पे आप अपने बायोमास को प्रोसेस कर सकें और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। उसके अलावा आपको एक एडिशनल स्पेस चाहिए होती है, स्टॉक पॉइंट्स होते हैं, वो टोटली डिपेंड्स कि आपका कितना रहता है। सपोज आप 10,000 टन भी अगर आप लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं एज एन एग्रीकल्चर वेस्ट, तो एटलीस्ट उसके अंदर आपको 2 to 3 एकर्स और 5 एकर्स तक आपको स्पेस चाहिए होती है। दैट टू ऑन अगर आप के पास खुद नहीं है तो आप उसको लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड को। तो दैट टेक्स मी टू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टार्टअप पर्सपेक्टिव कि किस तरह के चैलेंजेस आए आपको इस जर्नी में, ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आप पहले जॉब में थे, कॉर्पोरेट्स में काम करते थे, कंफर्टेबल लाइफ थी एज अ मार्केटियर फॉर बिग कंपनीज, फिर आपने एकदम से आपने एक पैशन डेवलप किया, उसके बाद आपने अपनी कंपनी खोली, आज आप इस लेवल पे कंपनी को स्केल कर चुके हो। शुरुआत में इस नई इंडस्ट्री में किस तरह की परेशानी आई आपको? सबसे पहले तो सही बताऊं तो माइंडसेट, ओके, जॉब टू बिजनेस का जो माइंडसेट होता है बेसिकली, मतलब यू कांट डू अ बिजनेस विद अ जॉब माइंडसेट, और जॉब नहीं कर सकते आप बिजनेस माइंडसेट से, जो सिंपल है। तो सबसे बड़ा तो मेजर ही जो होता है कि वो माइंडसेट को चेंज करना, कि एक जॉब कर रहे हैं जहाँ मंथ के एंड के अंदर सैलरी आ जाती है आराम से और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सेकंड बिजनेस में दे रहे हैं कि हाँ आपको सैलरीज देनी है और आपको सिर्फ एक सिस्टम, एक आपकी फैमिली है जो आपको उसको प्रॉपर्ली आपको फीड करना है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल्सो योर फैमिली। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सब आपके एज एन फैमिली के उसमें होते हैं, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम, तो उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होना चालू होता है। तो इनिशियल लेवल पे लाइक मैंने ऑलरेडी कि रिसर्च कर तो ली थी, बायोमास अवेलेबिलिटी सब कुछ चेक कर लिया था, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी पता लगी थी हाँ, कि मेरा पहला प्लांट गांधीधाम में था, तो गांधीधाम में ये होगा कि हाँ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी, तो आई जस्ट मैंने मशीन्स ली, मशीन्स लगाई, उसको चेक किया, तो इनिशियल लेवल्स पे उस मशीन्स के अंदर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है वो हम इनिशियल लेवल पे समझते थे। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली हाथों से समझना पड़ा कि मशीन के अंदर की उसको रिपेयर करके और समझने के बैठे बहुत घंटों हम बैठते थे कि हाँ यार इसके अंदर प्रोडक्शन हमें इतना निकालना है। सपोज़ हमारा जो प्लांट है वो 250 टन पर मंथ का था, और मतलब 250 टन पर मंथ हमारा प्रोडक्शन होता था, और हम एक्चुअली उसको वो लेके जा सकते थे अप टू 500-700 टन पे, लेकिन हम लेके जा नहीं पाते थे। मशीनें थी आपके पास लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सोची कि हमें ऐसा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि इसमें मशीनरी इक्विप नहीं, तो हमने बहुत सारी R&D करी, फिर हमने मशीन्स के अंदर भी बहुत R&D करी, तो उसके अंदर हमें ये समझ में आया कि हाँ टेक्निकलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही टेक्नोलॉजी है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एक्चुअली जो प्रॉपर प्रोसेस जो पैलेटाइजेशन का होना चाहिए वो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं थे हमारे टाइम पे। ठीक है, आज की डेट में है? हाँ, आज की डेट में है, कुछ कंपनीज हैं जो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो आज की डेट में धीरे धीरे आके सब सीख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ देयर इन। तो एक तरह से इस इंडस्ट्री में आपकी जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है वो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की जर्नी के साथ ही जुड़ी हुई है। शुरुआत में मुझे लगता है 7-8 साल पहले तो इंडस्ट्री इटसेल्फ वुड हैव बीन इन अ वेरी नेसेंट स्टेज जब आपने शुरू किया होगा। तो आज आपको लगता है इंडस्ट्री मैच्योर हुई है? नहीं सर, इफ़ यू टॉक अबाउट द बायोमास इंडस्ट्री, आप ये मान लीजिए कि एक बच्चा अभी पेट में ही है अभी, वो जिसको तो आना बाकी है। अच्छा, तो इतने नेसेंट स्टेज पे? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब अभी तो वो जो मदर है वो न्यूट्रिशंस फीड ले रही है ताकि वो उसको ग्रो करे, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये इंडस्ट्री है तो काफ़ी पुरानी, मतलब 2000 देखा जाए तो 1999 के अंदर कोयोटो प्रोटोकॉल्स आए थे जापानीज का, उसके हिसाब से कार्बन एमिशन कम करने के लिए इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, तो लोग एग्रीकल्चर वेस्ट में करते थे। लेकिन जब से मेजर फोकस पावर प्लांट्स में ब्लेंड करना मैंडेट किया, गवर्नमेंट ने जो फोकस स्टार्ट किया, उसके बाद से ये इंडस्ट्री चालू हुई। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो हाँ, यू कैन राइट कि ये एक आपके 2021 से इस इंडस्ट्री का एक अलग से जो जर्नी है, सनराइज, हाँ वो हुआ। उस टाइम पे कोल की प्राइसिंग बढ़ गए थे, बायोमास की डिमांड बढ़ गई थी, तो एक उस फेज से एक सब नए लोग इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि पहले बहुत लोग हुआ करते थे। मोहित, आपकी वेबसाइट बायोमास इमरजेंस इंडिया देख रहा था मैं, उसमें आपने 2050 का एक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा नेट ज़ीरो एमिशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और क्या मिशन लेके आप चल रहे हैं, थोड़ा वो बताइए हमें। बेसिकली ये मेरा टारगेट ही तो पूरा वर्ल्ड का ही टारगेट है ऑलमोस्ट। देखा जाए तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि 2050 तक हमारा नेट जीरो एमिशन हो जाए। वर्ल्ड भी नेट जीरो एमिशन है क्या? बेसिकली जो कार्बन एमिशन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो होते हैं थ्रू आपके फॉसिल फ्यूल्स को, जो आपके कोल की बर्निंग से होते हैं, आपके डीजल की बर्निंग से होते हैं, जो फ्यूल की बर्निंग से लाइक बहुत लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टील इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 7% ऑफ द कार्बन एमिशंस।
तो आज हर जगह देखा जाए तो हीट की रिक्वायरमेंट है, कोल का इतना बड़ा कंजम्पशन है, हर चीज़ का कंजम्पशन तो उससे रहता है। तो इसको कम करने के लिए, इसको नेट ज़ीरो करने के लिए और कोल भी डे बाय डे वो कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को वर्क करना पड़ेगा और हर एक सिस्टम्स को डेवलप करना पड़ेगा जिसकी वजह से नेट ज़ीरो पे पहुँचे। तो हर एक एजेंसीज हो, प्राइवेट एजेंसीज हो या गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, सब इसके लिए ही वर्क करती है। कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे सकते हैं मोहित आप, जहाँ पे आपकी कंपनी ने किसी ऐसे किसान के साथ काम किया, ऐसे लोगों के साथ काम किया, या किसी ऐसे एरिया में काम किया जहाँ पे जेन्युइन ग्रास रूट लेवल पे चेंज आया बिकॉज ऑफ बायोमास? हाँ डेफिनेटली, जहाँ हमारा प्लांट है हम ऑलरेडी देखा जाए तो कहाँ ये पे प्लांट है आपका? हमारा कोटा के पास में 12 लोकेशन है, वहाँ पे प्लांट है। ओके। वहाँ पे हम ऑलरेडी जो रूरल कम्युनिटी है उनको हेल्प करते हैं, मतलब उनके प्रोक्योरमेंट करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट का। तो ऑलमोस्ट हमारा मोर देन 20,000 टन्स अ ईयर हम उसमें लेते ही हैं। तो हम ऑलरेडी उनको एज एन फाइनेंशियली भी हेल्प करते ही हैं। एक उनको भी ये पता रहता है कि हाँ यार एक कंपनी है जो यहाँ पे आई है जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट ले रही है। तो दे आर लाइक इन कनेक्ट्स, वी कनेक्टेड टू द FPOs ऑल्सो, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि उनको एक करें। तो कुछ FPOs भी हमारे से कनेक्शंस में हैं। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डेवलप द मल्टीपल प्रोजेक्ट इन दिस बायोमास वेयर सो दैट कि वो फार्मर्स को एक प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर काम कर सकें। तो इसके अंदर NGOs भी हैं जो कि काफ़ी रहता है, लेकिन हमारा मेजर फोकस क्या रहता है कि जो हमारे प्लांट की वजह से जो लोकल आसपास के नियर बाई एरियाज़ के फार्मर्स हैं उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम का एक बेनिफिट मिल चुका है। इस इंडस्ट्री की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है आज की डेट में? ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो ये बहुत एक्सपोनेंशियल, यू कांट से कि हाँ ये 100% पे, 200% पे, या 20% पे, या 30% पे, या 15%। तो नंबर्स बिल्कुल ही इनवैलिड हैं, इतनी हाँ। ग्रोथ है कि नंबर्स ही इनवैलिड हैं। हाँ नंबर्स पे तो आप बात ही, मतलब वो अच्छा लगता है नंबर्स को देखने में कि 20% है, 30% है, या 3% है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आज की डेट में लास्ट 3 ईयर्स की अगर बात करें तो जहाँ पहले सपोज फॉर एग्जांपल रफली एक एजम्पशंस बता रहा हूँ कि सपोज एक 50 मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, आज की डेट में वहीं 200 मैन्युफैक्चरर्स हैं। सिमिलर ट्रेडर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स है कम से कम 25,000 मैन्युफैक्चरर्स की। अच्छा। तो इसमें तो जितने लोग आए उतने कम हैं, और जितनी सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो सके। और नहीं, सोसाइटी की का जो बेनिफिट होगा वो तो एक एस्पेक्ट है, बट क्या इस बिज़नेस में आने में लोगों को जेन्युइनली फ़ायदा है? अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट डालता है और अपना टाइम डालता है, अपना एफर्ट डालता है, तो आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में आज की डेट में उसको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी? डेफिनेटली बहुत अच्छी से, मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलेगी इसके अंदर। और इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान आ सकता है। जैसे मैंने बताया पहले कि एग्रीकल्चर वेस्ट के सोर्सिंग्स उनके पता होने चाहिए, उनको एक्चुअली आइडिया होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। हालांकि बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी अपन ने रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे जो मैंने बताया कि हम फिजिबिलिटीज़ के अंदर उसके अंदर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। मैसिव इन्वेस्टमेंट इनिशियली करनी पड़ेगी। हाँ, तो जैसे हार्ड एंड मनी होता है, वो आपका एक पैसा होता है जो कि आप बिजनेस के अंदर लगाते हैं। तो आज मैं अगर बायोमास एग्रीगेशन की बात करूँ तो वो आप सपोज हमारे को भी एक कम से कम 8 to 10 CR का हमें वो लेना पड़ता है। तो 8 to 10 CR जो होते हैं, 10 CR हमारे सिर्फ कैश जाते हैं उसके अंदर, स्टॉक पॉइंट्स के अंदर जो हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो वो एक आपका हार्ड एंड मनी होता है। तो उसको किस तरीके से सिक्योर वे में करें, स्टैकिंग, पैकिंग, ड्रेसिंग, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिसको अपनाना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ और प्रॉपर एक पाथ वे के साथ इसके अंदर आएंगे, फ्लो के साथ आएंगे, तो आपको एक प्रॉपर एक अच्छा बिजनेस इसमें मिलेगा और उसमें आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट होगी और साथ ही साथ आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो क्या विजन, आपका पर्सनल विजन मोहित क्या है आज की डेट में अपने स्टार्टअप के लिए? आप इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? 50 CR के टर्नओवर पे तो आप ऑलरेडी बैठे हैं, तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं इसको? लेट्स से अनदर कपल ऑफ इयर्स वेयर यू सी। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेरे को एज एन 50 CR से 100 CR या 200 CR या 2000 CR में इतना इंटरेस्ट नहीं है। ओके। क्योंकि इनिशियल लेवल में सोचता था कि मैं पैसे कमाऊं, लेकिन जब मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो ये अब ये पैशन बन चुका मेरा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को बेनिफिट देना। क्योंकि क्या होता है कि एक लिमिट तक आपको सब चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब आप देखते हो कि हाँ कि फार्मर्स की इनकम नहीं होने की वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं, या उनको कुछ एक सिस्टम नहीं पता जिसकी वजह से वो पराली जला रहा है, एक पैडी स्ट्रॉ की बात करें, कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, स्टबल बर्निंग्स हो रही हैं। तो अगर सोसाइटी को हम कुछ दे सकें या सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, तो मेजर ऑब्जेक्टिव मेरा वो रहता है हमेशा। अब वो एक्चुअली चेंज हो चुका है, मतलब पहले वो प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल नंबर्स को आप चेज नहीं कर रहे हैं, अब आप फाइनेंशियल्स को चेंज नहीं आपका विजन बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। इट्स मोर ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, गुड टू हियर दैट। मोहित, आपसे बात करके एक यूनिक और नई इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज पता चली हैं। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस।
अब मेरे को एक बात बताइए कि एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो प्रोफेशनल हैं, जो इस तरफ जंप मारना चाहते हैं, वो वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, क्या एडवाइस देंगे आप, क्या सजेशंस हैं आपके उनके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि एग्जैक्टली न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले जो मैं एडवाइस करूँगा कि पर्पस ज़रूर होना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू इन द लाइफ और विद द बिजनेस, कि आपको क्या एग्जैक्टली पर्पस है, आप क्या करना चाहते हैं। सेकेंडली अगर बात करें तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन द पीपल। अगर आपको वहाँ पे कुछ भी आपके एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है या प्रॉपर तरीके से उसको एक पाथ वे में लेके जाना है, सक्सेस स्टोरी करनी है, आपको कहीं ना कहीं पीपल के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, सो दैट आपकी जो बैकबोन होती है ये पीपल ही होते हैं, मतलब जो आपकी पूरी कंपनी को चलाते हैं और वही आपका सब कुछ समझते हैं। थर्ड अगर बात करें तो आपका कमिटमेंट और डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर बिजनेस और टूवर्ड्स योर सोसाइटी जो भी आपका रहता है, तो उसके अंदर आपका किस तरीके से आपका कमिटमेंट लेवल है। अगर आपको सक्सेस, ये इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को सक्सेस बनाना है, तो बहुत जगह अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। मतलब आज मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे, लेकिन एक कमिटमेंट था कि मुझे आज कुछ करना है, या फिर एक सिस्टम था, मैं हिला नहीं कहीं भी। तो ऐसे ही अगर कुछ भी आपको अगर करना है, आज आपने कुछ करने की सोचा है कि मुझे एक बिज़नेस करना है, तो ये हर एक बिज़नेस मॉडल के अंदर एप्लीकेबल होगा कि आपका कमिटमेंट और डिसिप्लिन होगा कि हाँ, आपको ऐसा नहीं कि आपको इनिशियल लेवल पे या कभी भी आपको लगे कि हाँ फेलियर है या फिर कहीं आप अपसेट हैं कि मैं गिव अप कर दूँ। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली रीच टू द सक्सेस। ये एक ऐसी जर्नी है जो कि मतलब सिर्फ आपके माइंडसेट को ही डेवलप करती है, और सारा आपका जो है स्टोरी पूरा माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करोगे कि मुझे सक्सेस होना है, मैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो डेफिनेटली यू विल गो दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, और आपको सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। Thank you so much, Mohit, for coming to our podcast and giving us such valuable information. I wish you all the best for your journey, for your company, and I want to see this entire thing grow to the next level, so that we see this waste to energy initiative helping India become the India of our dreams. Thank you sir, thank you for Thank you inviting so me. much.